Okay, जी. So let's continue from where it discontinued. इस सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आपको क्या समझ आई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? अच्छा सर, सिस्टमेटिक में ये होता है कि हम एक प्रोसीजर के साथ करते हैं ना, कि हमने 10% उठाना है, या मतलब हमने कौन सा, मतलब है कि पहले को हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके लिए हम प्रोसीजर बनाते हैं कि हमने इसका तीसरा उठाना है, चौथा उठाना है। एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, सिस्टमेटिक सिस्टम के साथ हमने उसको उठाना है। लाइक अगर ना आपने पहला जो से पिछली वाली टाइप थी उसमें आपने जब रैंडम सैम्पलिंग की, हो सकता है कि सारे के सारे जो लोग सेलेक्ट हो जाएं वो एक खास एज ब्रैकेट के सिलेक्ट हो जाए, यानी एक एम्प्लॉयर का सर्वे था और वो सारे जब आपने रैंडम सैम्पलिंग की तो क्योंकि चांस है ना, तो इस चांस में हम्म। एम्प्लॉयर जो है या जो एम्प्लॉय हैं वो 5 से 10 साल सर्विस वाले भी हैं, 10 से 15 वाले भी हैं, 15 से 20 वाले भी हैं। हो सकता है कि सारे के सारे 5 से 10 वाले सेलेक्ट हो जाए, तो विच इज ऑड। या सारे के सारे 20 से 30 साल की एज वाले सेलेक्ट हो जाएं, अगेन इट्स ऑड। सो इसलिए अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस कर देंगे सारे नामों को तो उसमें हर किस्म के एज वाले लोग होंगे। अब उसमें से आप तीसरा बंदा रैंडम सेलेक्ट करते हैं और फिर हर 3+10 को ले लेते हैं, तो अब उसमें वो सारे लोग जब आएंगे तो वो अगेन रैंडम ही है, लेकिन उसमें एक सिस्टम इन्वॉल्व है और उसमें एक खास बायसनेस जो आ सकती थी बिकॉज ऑफ रैंडमनेस वो नहीं आएगी। तो दिस इज द सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, इसको ये कह सकते हैं आप। तो इट हैज गॉट इट्स ओन एडवांटेजेस। सो आउट ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग अगर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होगी तो इट वुड बी गिविंग यू बेटर रिजल्ट्स या बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स बिकॉज इट वुड बी कवरिंग every type of possibility in that population, या more chances are there for that thing. So इसके pros जो हैं वो पढ़ें जरा क्या लिखे हुए हैं. Systematic sampling is efficient and straightforward, especially when dealing with a population that have a clear order. It ensure uniform selection across द पॉपुलेशन। मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक रूल होता है, उसकी बेस पे वो चल रहा था, तो एक फियर, मतलब यूनिफॉर्म हम उठा सकते हैं। ठीक है। कॉन्स दियर इज ए पोटेंशियल रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बायस इफ देयर इज ए unrecognized pattern in the population that aligns with the sampling intervals। वो ये कि यहाँ पे रिस्क है हमारे पास, इंट्रोड्यूस बाइस आ सकती है, धीरे धीरे अनरिकग्नाइज पैटर्न। मतलब है कि अगर हमारे पास एक अनरिकग्नाइज पैटर्न है पॉपुलेशन में, और जो मतलब है कि वो उस इंटरवल में वो लाई कर रहा है, जिस जो हमने रूल बनाया ना, वो उसी में लाई कर रहा है, तो ये एक पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, आगे चलिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पे आ जाए. ठीक है। Stratified sampling involves random selection within the predefined group. It is useful method for research wanting to determine what objects of samples are highly correlated with being measured. This can be decided how to subdivide it, stratify it in a way that makes sense of the research। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सिलेक्शन विद द प्री डिफाइंड ग्रुप्स, मतलब हमने ग्रुप्स को डिफाइन किया है। इट इज यूजफुल method for researcher wanting to determine the aspects of sample tree high correlated with the what's being measured. This can be decided how to subdivide it way makes sense for the research. For example, you want to measure the height of the students at college. Of 80% of the students are female and 20% are male. What know the gender? It is highly correlated with the height. If we want to took a simple random sample of those 200 students out of 2000 who attended the college, we may could a chance of 200 females and not one male. This would bias our results, and we would underestimate the height of students। अच्छा सर, इसमें वो ये कहना चाहिए, इसमें पहले से हम ग्रुप्स बना लेते हैं ना,
कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2,000 स्टूडेंट्स है और उसमें से लेट्स सपोज हमने वो लेने 20% स्टूडेंट्स पिक करने, तो उसमें मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसके चांसेस ज्यादा है ना, वो ग्रुप जो है ना वो ज्यादा आ जाए, उसके ज्यादा चांसेस हो, तो उसलिए हम ये करते हैं कि उसके पहले ही ग्रुप्स बना देते हैं कि हम इतना सैंपल इससे उठाएंगे, इतना सैंपल इससे उठाएंगे, पहले ही हम कर लेते हैं, इसमें ग्रुप्स बना देते हैं। Pros stratified sampling enhances representation of identifies subgroups within a population, leading to more accurate results in the heterogeneous population. मीन कि हम इक्वली हर ग्रुप को एक इक्वल चांसेस देते हैं, जैसा मेल्स है फीमेल्स है, हर एक को हम इक्वली चांसेस दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स जो होते हैं। द मेथड रिक्वायर्स एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन स्ट्रेटिफिकेशन and its design and execution can be more intricate the other methods. तो लेकिन इसके लिए वो कह रहा है कि अगर कॉल में ये कि आपको प्रॉपर नॉलेज स्ट्रेटिफिकेशन ग्रुपिंग जो है ना, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एंड इट इज डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन कैन बी मोर इंट्रिकेट देन अदर मेथड्स। मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं, या इस तरह वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। देखिए स्ट्रैटा जो है ना, इसका लफ्जी तर्जुमा है आपने क्लस्टर बना लें, आप एक ग्रुप्स बना लें। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स को एड्रेस करना है तो हम एज ग्रुप्स के सैंपल्स उसके अंदर से ले सकते हैं किसी। ओके, ये डाटा मैंने सिर्फ 10 से 20 साल के लोगों में से कलेक्ट करना है, फिर 20 से 30 साल वालों से अलग ही डाटा कलेक्ट करना है, 30 से 40 वालों से अलग कलेक्ट करना है। तो जब स्ट्रेटा बना दिए जाएं या ग्रुप्स बना दिए जाएं तो उनके अंदर से भी रैंडम सैम्पलिंग की जा सकती है। तो जो आउटपुट हमें चाहिए होती है वो बाजू का इस पर डिपेंड कर रही होती है कि मैं हर पर्टिकुलर सब ग्रुप के अंदर से कुछ ना कुछ डाटा लाजमी लूँ, जो कि शायद रैंडम सैम्पलिंग यानी स्ट्रेट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, या जो सेकंड टाइप थी आपकी जिसका नाम था सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, उसमें मिस हो जाता। तो स्ट्रेटा के अंदर आप अगेन रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड के अंदर भी पिछली वाली दोनों कैटेगरीज अप्लाई की जा सकती हैं। तो बड़े एक पॉपुलेशन में छोटी छोटी पॉपुलेशंस डिफाइन करके उन पॉपुलेशंस के अंदर से फिर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग या बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। इसके कुछ अपने फायदे हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, जो उसने एक एग्जांपल भी दी है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह की आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगेन, वंस यू सी द रिसर्च पेपर्स एंड यू कैन ऑलवेज रिलेट कि यहाँ पे क्या स्ट्रेटाज इसने बनाए होंगे और किस तरीके से सैम्पलिंग की होगी अगर उसने एक बार भी यूज़ किया हो। तो फायदे और नुकसान दोनों यहाँ पे मेंशन्ड हैं और बड़े एग्जैक्टली हैं या क्लियर हैं, जो कि सिंप्लीफाइड भी हैं, समझ भी आती है। सो दिस इज द थर्ड टाइप। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट आ जाए। Okay, again we are still in the random sampling, still in the क्लस्टर probabilistic sampling। उसकी क्लस्टर सैम्पलिंग पे आ गए। जुनेद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब थोड़ा सा नवीश साहब को हम रest देते हैं। लेट्स गिव somebody else चांस। तो जुनेद अगर आप अवेलेबल हैं तो आप बताइए। जी सर। With cluster sampling, groups rather than individual units of the target population are selected at random for the sample. This might be pre-existing groups such as people in certain zip codes or students belonging to one academic year. Cluster sampling can be done by selecting the entire cluster or in the case of two-stage cluster sampling by randomly selecting the cluster itself, then selecting at random again within the cluster. अच्छा सर, इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग में तो हम इस तरह से करें कि हमने हमारे पास जो ग्रुप्स बने हुए थे, हम उन ग्रुप्स में से कोई भी जो यूनिट्स हैं उनको लाइक टारगेट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन को। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कि हम कोई एक पॉपुलेशन लेते हैं भी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अब हमारे पास डिफरेंट प्रोविंस हैं, सिटीज़ हैं। तो हम किसी एक सिटी को टारगेट कर लेते हैं कि हमें जो डेटा चाहिए, जो सैंपल्स चाहिए, वो इस सर्टन एरिया से या सर्टन सिटी से चाहिए होगा। या फिर जिस तरह इसने एग्जांपल में मज़ीद भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो कि 2020 में ग्रेजुएट हुए। तो ये हम एक बाउंड्रीज इसके अंदर हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए क्लस्टर को पिछली से रिलेट करें। क्लस्टर के अंदर स्ट्रेटा बन सकते हैं और स्ट्रेटा के अंदर सिंपल या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी की जा सकती है। तो दिस इज अ ब्रॉडर कैटेगरी जिसमें पिछली तीनों कैटेगरीज अप्लाई की जा सकती हैं।
बट क्लस्टर मीन्स कि आप एक खास ग्रुप के अंदर ही काम कर रहे हैं। ओवरऑल पॉपुलेशन में बहुत सारे क्लस्टर्स हैं और आप बिकॉज ऑफ योर ईज किसी एक क्लस्टर को टारगेट कर रहे हैं, और उस क्लस्टर के अंदर फिर आप मे बी यू कैन फर्दर गो एंड मेक स्ट्रेटास एंड फर्दर डू दी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग उसके अंदर की जा सकती है। तो दीज आर दी फोर कैटेगरीज विच फॉल विद इन दी प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, क्योंकि इन सब के अंदर चांसेस इन्वॉल्व हैं किसी न किसी हद तक। तो आई होप दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। अगेन वंस यू सी अ पर्टिकुलर रिसर्च पेपर, तो वहाँ से जब आप उस डाटा को आप सामने रखेंगे और इनको इनकी डेफिनेशन को सामने रखेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छा लिंक कर सकेंगे कि ये किस तरीके से इसको जो ऑथर है वो रिलेट कर रहा है अपने काम को, कि मैंने क्लस्टर सैम्पलिंग की है या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की है या स्ट्रेट रैंडम सैम्पलिंग की है या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग की है या इनका कोई मिक्स बनाया है उसने। तो definitions are there in front of you and I hope they are very understandable। और again once you link it with the data, तो मज़ीद अच्छी इस पे समझ आपकी बेहतर हो जाएगी। तो these were the four types of probabilistic sampling method। Now let's move on to the non-probability sampling methods, जिसमें जो सबसे पहले वाली है, दिस इज द मोस्ट इनकाउंटर्ड वन, जो यू विल फाइंड आउट के मोस्टली मोस्टली लोगों ने जो मैक्सिमम काम किया हुआ होगा, और इवन आप भी, आप में से भी जो लोग बहुत सारे काम करेंगे वो बेस्ड ऑन कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही करेंगे। तो लेट्स सी दिस के क्या चीज़ है। पहले ऊपर टॉप डेफिनेशन देख लीजिए, फिर नीचे आ जाइए। तो आई रिक्वेस्ट, कौन कौन लोग हैं इस वक्त? ओके जी, खुरम, आप थोड़ा पढ़ लें इसको, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। Non-probability sampling method. The non-probability sampling methodology does not offer the same bias removal benefits as probability sampling, but there are times when these types of sampling are chosen for expediency or simplicity. Here are यहाँ some पे रुकिए, forms of यहाँ पे रुकिए, देखें ना, अगर आपको जल्दी काम करना है और आप आसानी चाहते हैं, सिंपलिसिटी चाहते हैं, तो ये मेथड हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं। चूंकि एक स्टूडेंट को यही चाहिए होता है कि उसको जल्दी जल्दी भी होती है और वो आसानी भी चाह रहा होता है। तो इसलिए most of the research work would be focusing on the non probabilistic sampling methods, whereas जो projects होते हैं, यूएनडीपी का प्रोजेक्ट होगा या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोजेक्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई प्रोजेक्ट होगा, जो आपसे वो कोई सर्वे कराना चाह रहे होंगे, तो दे वोंट बी इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द non probabilistic sampling method। They will ask you to go for the probabilistic sampling method because those cover the required population in a way, unbiased way, so which is most of the time required by these organizations। However, go through this, आगे जाइए, क्या किसमें और क्या टाइप्स हैं, ये किस तरह से काम करती हैं। convenience sampling. People or elements in a sample are selected on the basis of their accessibility and availability. If you are doing a research survey and you work at a university, for example, a convenience sample might consist of students or co-workers who happen to be on campus with open schedules who are willing to take your questionnaires. इसमें सर, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें डिस्टेंस लर्निंग का भी ऑप्शन है, तो फिजिकल दो दोनों काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अगर कोई रिसर्च कर रहा है वो सोशल साइंसेज का है, तो वो सर्वे के लिए जो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रायोरिटी देगा कि मैं वहाँ जाऊँ, वो अवेलेबल होंगे। तो उनसे जो खोल है लो। मैं अपना डाटा जो है ना वो कलेक्ट कर सकता हूँ, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकता हूँ। This kind of sample can have value, especially if it's done as an early or preliminary step, but significant bias will be introduced. Pros is convenience sampling is the most straightforward method requiring minimal planning, make it quick to implement. Cons, due to its non-random nature, the method is highly susceptible to biases and the results are often lacking in their application to the real world. ठीक है, सो इट मीन्स के कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें समझ आ रही है कि ये जो मुझे, जब मैंने सैंपल करना है, जो मुझे ईजीएस्ट लोग अवेलेबल हैं, मैं उनके पास चला जाऊं और उनसे अपना डाटा कलेक्ट कर लूं। जो मेरे दोस्त हैं उनसे डाटा कलेक्ट कर लूं, अपने रिश्तेदारों से डाटा कलेक्ट कर लूं।
तो इसमें अगेन आपको भी बड़ा इजीली समझ आ रहा होगा कि इसमें बहुत हद तक बायसनेस आ सकती है। और सही है, एक पायलट स्टडी के लिए शायद इसको कर लें आप, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि काम जो है वो उसकी कोई कोई ना कोई उसकी इंडिकेशंस उसमें से मिल तो जाएंगी। बट अगेन दिस इज नॉट दी, दिस मे बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, जिसमें आप यू विल गो फॉर अदर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टू सप्लीमेंट योर फाइंडिंग्स, जो कि इसके थ्रू आपको मिली होंगी। बट ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग पे ही जा रहे होते हैं। ठीक है। राइट सर। ठीक है जी, अब आ जाएं आगे। अब अरशद साहब तो हो गए, हम सॉरी अपना खुरम भी हो गए, अरशद साहब भी हो गए, तो नवीद साहब भी हो गए। जुहेब साहब को अगर आवाज़ आ रही है जी सर। तो अब ये जो कोटा सैम्पलिंग है, ज़रा इसको पढ़ें और बताएं क्या होती है। Quota sampling, like the probability based stratified sampling method. This approach aims to achieve a spread across the target population by specifying who should be recruited for a survey according to certain groups or criteria. सर इसमें जो है वो जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, लाइक दी प्रोबेबिलिटी बेस्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है, हम ऑलरेडी इसको एक सॉर्ट आउट कर लेते हैं और कोटा बेस बना देते हैं कि भाई किसी चीज़ का हमने सर्वे करना है तो उसकी हम एज अ छोटी टीम बना लेंगे और उसको वो टास्क असाइन कर देंगे कि वो उसका डेटा कलेक्ट कर ले। जैसे आगे एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल योर कोटा माइट इंक्लूड अ सर्टेन नंबर ऑफ मेल एंड सर्टेन नंबर ऑफ फीमेल। अल्टरनेटिवली यू माइट want your sample to be a specific income level or in certain age brackets and ethnic groups। मतलब इसमें वही चीज बता रहा है कि आप इसमें जो है ना दो कोटा सिस्टम बना लेते हैं, एक हम फीमेल का बना लेते हैं और एक मेल का। और उसमें वो जो सैंपल कलेक्ट कर लेंगे और उसमें वो देख लेंगे कि भाई उनका एज ग्रुप क्या है और उनकी इनकम क्या है। और इसका जो प्रोसेस है वो कोटा सैम्पलिंग इंश्योर सर्टेन सब ग्रुप्स आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, मेकिंग इट ग्रेट फॉर व्हेन रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट फिजिबल बट री रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी। तो कोटा सैम्पलिंग में जो है वो इसकी जो अच्छी चीज़ है वो सर, हम सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो डेटा हम वो रेंडमली सिलेक्ट कर रहे थे वो कोटा बेस पे जो है इजीली हमें वो अच्छा डेटा उसमें मिल जाएगा। मतलब है कि वो एक सॉर्ट आउट हो जाएगा और जो हमें रिक्वायर्ड डेटा है वो मिल जाएगा। और इसके कौन से जिस सिलेक्शन विद इन ईच कोटा इज नॉन रैंडम एंड रिसर्चर्स discretion can influence the representation which both strongly increase the risk of bias। जो इसमें जो है कोटा सिस्टम में जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो नॉन रैंडम कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो सर इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन आ रही है। ये डिस्ट्रैक्शन कैन इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। इसका जी सर। रिलेशनशिप है पिछली वाली सैम्पलिंग से, जिसको हमने कन्वीनियंट सैम्पलिंग का नाम दिया था। आपके पास फॉर एग्जांपल टास्किंग ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कुछ डाटा कलेक्ट करना है। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में मेल और फीमेल दोनों होती हैं। जो पहली टाइप थी उसमें आप यूनिवर्सिटी में गए और आपको सामने जो 10 लोग नज़र आए आपने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया, जो कि इजीली आपको असेसेबल थे। इसको हम कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग। मैंने 10 लोगों का डाटा ही कलेक्ट करना था। दूसरे में मैंने ये देखा कि नहीं यार, मुझे 5 खवातीन से लेना चाहिए, 5 मर्दों से लेना चाहिए, तो मैंने अगेन कन्वीनियंस ही करनी है। लेकिन पहली 5 खवातीन को पकड़ूंगा और पहले 5 मर्दों को पकड़ूंगा। तो दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग बट बेस्ड ऑन कोटा, सो इट इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। बट अगेन चूंकि इसमें रेंडमनेस नहीं है, जो पहले 5 लोग मिले आपने उनको पकड़ लिया, या जो पहले 5 रिश्तेदार मिले उनको आपने पकड़ लिया, या पहले 5 दोस्त मिले उनसे आपने डाटा ले लिया, तो ये बायस्ड है, स्टिल बायस्ड है, क्योंकि उनकी जो फीडबैक है दैट मे नॉट रिप्रेजेंट दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। सो चूंकि है तो ये नॉन रैंडम ही ना, कन्वीनियंस बेस्ड है, इसलिए इसके अंदर बायसनेस भी होगी, इसके अंदर डिस्क्रिशन ऑफ रिसर्चर चूंकि इन्वॉल्व है। मुझे जो लोग अच्छे लग रहे हैं मैं उनको सिर्फ उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स आर मेंशन्ड कि देर इज अ चांस ऑफ increase of risk of biasness if you do your data collection by the method of quota sampling, although
आपने कुछ स्ट्रेटास बना दिए हैं, कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं, कन्वीनियंस ही यूज कर रहे हो, बट विद इन सम विद सम रूल, कोई एक रूल आपने डाल दिया है, बट अगेन इट इज नॉट दैट गुड। बट कम से कम कन्वीनियंस सैम्पलिंग से ये एक बेहतर अप्रोच है, जिसको हम कन्वीनियंस कोटा सैम्पलिंग का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। पर्पजिव सैम्पलिंग। ओके जी, सो सर्कल रिपीट्स। राना साहब छुट्टी कर गए लगता है मुझे, वो सिर्फ अपना चेहरा कराने आए थे। अर्शद साहब, सर सर तो उनसे पूछ लें कि क्या पर्पसिव सैम्पलिंग सिर्फ वो मेरे ख्याल में सलाम सर दुआ करने आए थे वो? सर मैं चेक कर लूँ। उनको एक मैसेज ड्रॉप मैं कर दें, पढ़ता हूँ खैर चलें आप पढ़ें, इसको सर। आप पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं इसमें अंदर। Participants for the sample are chosen consequentially by researcher based on their knowledge and understanding of the research questions at hand or their goals. Also known as judgment sampling, this technique is unlikely to result in a representative sample, but it is a quick and fairly easy way to get a range of result or responses. अच्छा, इसको यही पहले हम क्लियर करते हैं। देखिए, आपने 10 स्टूडेंट्स का डाटा लेना था, बट आपको पता है एज अ रिसर्चर के इस क्लास में अरशद साहब इंटेलिजेंट आदमी हैं, राना साहब इंटेलिजेंट आदमी हैं, जुनेद इंटेलिजेंट है, खुरम इंटेलिजेंट है, जुहेब इंटेलिजेंट है। तो वो आप पर्पसफुली जाते हैं और इन 5 लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं कि जी मैं इनसे डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्दो है ये कन्वीनियंस ही, है ये कन्वीनियंस ही, लेकिन आपको चूंकि एक प्री हैंड नॉलेज है कुछ लोगों के बारे में, एंड यू एज्यूम कि मैं जब इनसे सवाल करूंगा तो मुझे ज़्यादा इंटेलिजेंट आंसर्स या मेरे काम के जवाब मिल जाएंगे। ऑल्दो मुझे और भी 5 लोग करीब फिरते नजर आए, मेरे और 5 दोस्त भी हैं जिनसे मैं पूछ सकता था, लेकिन मैंने उनको नहीं पूछा। मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो मजाक में एक बात टाल देंगे, तो लेट मी आस्क दीज पीपल। दिस इज कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। इट इज़ अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड इट कैन फॉल विद इन दैट कोटा एज वेल। आप लड़कियों में भी 5 सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 10 जो फॉरेन अवेलेबल हैं, और लड़कों में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो इस तरीके से, आप उसके अंदर से कुछ डाटा अगर ले रहे हैं तो उसको हम नाम देंगे पर्पसिव सैम्पलिंग। आई होप दिस मेक सेंस। अर्शद साहब, सर समझ आती है ना पर कुछ कि ये क्या चीज़ होगी? जी बिल्कुल सर, एग्जैक्टली मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो टारगेट है, हमने उसी टारगेट के मुताबिक जाके अपने उनसे डेटा कलेक्ट करना है सर, एज पर डाटा कलेक्ट करना आवर है, रिक्वायरमेंट। कन्वीनियंस के ऊपर ही होगा। कन, अगेन इसमें वो जी रैंडम वाला कन्वीनियंस, कॉन्सेप्ट नहीं है। आप रैंडम वाला कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक नहीं लोगों है। के पास ही जा रहे हैं, लेकिन उस पर एक फिल्टर लगा के जा रहे हैं। जी तो स्पेसिफिक इस इज कॉल्ड क्राइटेरिया के तहत पर्पसिव जा रहे हैं सैम्पलिंग। सर। हाँ, तो जी इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, पढ़ें क्या क्या है वो। जी पर पर्पसेस सैंपल टारगेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर स्टडीज that require specialized participants or specific conditions. सर वही कि इसमें हमने टारगेटेड ठीक है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया तर्जुमा ना करें, बस समझ आ रही है आपको अंग्रेजी तो ठीक है, और कि कौन इसका से मतलब इसके, कुछ इट्स बन रहा। हाईली सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन रिसर्चर्स जजमेंट which can introduce biases and limit the study's real world applications. अंडरस्टैंडेबल के वाकई ऐसे ही होगा। अगर मेरी समझ में अरशद साहब अच्छे हैं, हो सकता है कि एक और हो, इरफान साहब हो, उनकी नज़र में अरशद साहब अच्छे ना हो, तो मेरा जो डाटा है वो बायस्ड हो गया, क्योंकि मैं अपनी समझदानी के मुताबिक काम कर रहा हूँ, जो ज़रूरी नहीं ठीक हो सकता है अरशद साहब से बेहतर लोग हों जो कि मैं मिस कर जाऊँ। तो अकॉर्डिंगली मैंने बायसिंग डाल दी है अपनी स्टडी के अंदर, इसलिए इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ फाइंडिंग आउट दी डाटा। अगली वाली पे आ जाएं जी, स्नोबॉल और रेफरल सैम्पलिंग, एंड आई रिक्वेस्ट नाउ जुनेद टू कम टू इट। Okay, snowball or referral sampling. With this approach, people recruited to be part of a sample are asked to invite those they know to take part, who are then asked to invite their friends, family, and so on. The participation radicates to a community of connected individuals like a snowball rolling downhill.
सर इसमें तो ये ऐसे ही है कि जैसे अक्सर औकात हमें रेफरेंस लिंक्स आ रहे होते हैं कि आप जो है ये हमारा एक क्वेश्चन है इसको फिल आउट करते हैं। देन अगर हम उसको फिल आउट भी करते हैं इवन, और वो हमें ये भी कहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है इसको शेयर आउट कर दें ताकि जो है उनको रिस्पॉन्सेज मिल सके। तो ओवरऑल ब्रॉड सेंस में अगेन ये एक टाइप ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही है, बट एक खास तरीके से चूंकि फॉलो की जाती है इसलिए इसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट आपने कार्टून्स में देखा होगा कि छोटी सी बॉल को पहाड़ की चोटी से फेंका जाए तो नीचे तक आते आते वो बहुत सारी बर्फ लपेटती जाती है, बॉल बड़ी हो जाती है। उसको वैसे स्नोबॉल कहते हैं। तो ये उस तरह की सैम्पलिंग है कि आपने पहले दो लोगों को जो आप जिनको आप जानते थे उनको आपने फॉरवर्ड किया, उन्होंने आगे दो लोगों को फॉरवर्ड किया, उन चार ने आगे मजीद 16 को फॉरवर्ड किया, तो ये चीज़ फैलती चली जाएगी। बट अगेन सिर्फ कन्वीनियंस बेस्ड ही होगी, हर बंदा अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से आगे फॉरवर्ड करेगा। तो दिस टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड इज कॉल्ड रेफरल सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो समझ आ रही है कि वाकई हाँ जी ऐसे ही होगा, इसमें कोई रेंडमनेस नहीं है। इसमें अगेन ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात की बेस पे आप आगे लोगों को सिस्टम में इन करते चले जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस अगर वो दे दें तो उनको आप कलेक्ट कर जाते हैं। तो अगेन इसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, वो पढ़ें क्या क्या है। पोल्स हैं स्पेशली यूजफुल फॉर हार्ड टू रीच और secretive population. Snowball sampling is effective for certain niche studies. स्टडीज कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें शायद आपको एक्सेस नहीं होती कुछ लोगों पे, बट आप किसी को बताते हैं, वो किसी और जानने वाले को उससे रिलेटेड एक्सेस देता है या उससे पूछता है, तो अल्टीमेटली आप लिंक्स के थ्रू किसी चीज़ के बारे में कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं। तो देर आर कुड बी सम स्पेसिफिक स्टडीज लाइक दिस जिसमें इस तरह से भी आपको डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई और तरीका पॉसिबल ही नहीं होगा शायद। इसलिए ये इसका एक फ़ायदा है कि चले इस पे आप कुछ इस तरह का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्स क्या है वो भी पढ़ लें। The method can introduce bias due to reliance on participant referrals, and the choice of initial seeds can significantly influence the final sample. अंडरस्टैंडेबल है, सही है बिल्कुल कि आप सोच रहे हैं कि मुझे डाटा ठीक मिल रहा है लेकिन जो रेफरल्स हैं वो खुद ही सारे ख़राब हैं। तो ओवरऑल पूरा आपका जो स्टडी जिस पे बेस कर रही है वो सारी की सारी ख़राब हो सकती है अगर आपने ठीक तरीके से अपना स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया। पहला रेफरल ही आपका ठीक नहीं है और उसके बाद सारे रेफरल ख़राब हैं, तो फिर देर इज़ नो यूज़ ऑफ सच डाटा जो कि इससे कलेक्ट होगा। बट दिस इज़ वन टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो कि की जाती है। आगे आ जाती है, नेक्स्ट क्या है। Okay. So now these are the two block broad categories थी। Further there is no such definition as such. बट कुछ एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं कि आपको क्या सैम्पलिंग जो है वो यूज़ करनी चाहिए, किस बेस के ऊपर आपको अपना अपनी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि जिसके अंदर आप ये सारे फ़ायदे उठा सकें जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन से आपने गेन करने हैं। तो लेकिन आई वुड स्टिल से कि एक दफ़ा इनको भी पढ़ लें कि ये जो इसने कुछ मेन हेडिंग्स लिखी हुई हैं they are good to read through and go through जरा इसको एक दफ़ा just one person can go through। I would request मौलाना साहब आ गए हैं सर। जी बिल्कुल मैंने देख लिया। खुरम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इसको एक दफ़ा पढ़ लें आप वन बाय वन, ताकि बाकी भी देख एक नज़र डाल लें कि आपने अपनी जो पर्टिकुलर रिसर्च करनी है तो किस तरीके से आपने अपनी पॉपुलेशन और सैम्पलिंग को डिसाइड करना है। So first, define your research goals. If you aim to get a general sense of a larger group, simple random or stratified sampling could be your best bet. For focus insights or studying unique communities, snowball or purposive sampling might be more suitable. Second, assess the nature of your population. The nature of your group you are studying can guide your method. For a diverse group with different categories, stratified sampling can ensure all segments are covered. If they are widely spread geographically, cluster sampling becomes useful. If they are arranged in a center sequence or order, systematic sampling might be effective. Third one is consider your constraints. Your available time, budget, and ease of accessing participants matter. Convenience or quota sampling can be practical for quicker studies, but they come with some trade-offs. If reaching everyone in your desired group is challenging,
snowball or purposive sampling can be more feasible. Fourth one is determine the reach of your findings. Decide if you want your finding to represent a much broader group. For a wider representation, methods that include everyone fairly, like probability sampling, are a good option. For specialized insights into specific groups, non-probability sampling methods can be more suitable. Fifth, last one, get feedback. Before fully committing, discuss your chosen method with others in your field and consider a test run. सर आगे पढ़ते जाएं। पढ़े आगे। Avoid or reduce sampling errors and bias. Using a sample is a kind of shortcut. If you could ask every single person in a population to take part in your study and have each of them reply, you would have a highly accurate and very labor intensive project on your hands. But since that's not realistic, sampling offers a good enough solution that sacrifices some accuracy for the sake of practicality and ease. How much accuracy you lose out on depends on how well you control for sampling error, non-sampling error, and bias in your survey design. Our blog post helps you to steer clear of these issues. Next is how to choose the correct sample size. Finding the best sample size for your target population is something you will need to do again and again as it's different for every study. To make life easier, we have provided a sample size calculator. To use it, you need to know your population size, confidence level, margin of error. If any of these terms are unfamiliar, have a look at blog post on determining sample size for details. ठीक हो गया। So I think it was a good enough information on various types of sampling, and now you can better decide and better comment on the questions which may come across during your thesis work, whosoever is doing his or her research towards the मैनेजमेंट साइंस डोमेन मोस्टली बिकॉज दीज थिंग्स आर ज़्यादातर जो ये इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के काम करने होंगे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ज़्यादा करने होंगे, और जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो शायद इन चीज़ों को ऐसा इस तरह से इस्तेमाल ना करें। बट अगेन उनकी एप्लीकेशन जब आती हैं तो उनका जो लार्जर टीम फॉर्मुलेशन होती है वहाँ पे क्वेश्चंस उस वक्त अराइज होते हैं। तो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल टू एवरीबडी whosoever works in related domains in future. So that was as far as the sampling and its other different categories were concerned, and we have gone through them. We can have a break now before we go on to the next topic. ये सेशन 5 मिनट में क्लोज होगा। ये 5 मिनट हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी which may be there right now in anybody's mind from the current topic, maybe from the previous topic, or any futuristic thing which you would like to ask. और अगर कोई क्वेरी नहीं है then we can get a break for some time, नमाज पढ़ें, और लंच करना चाहते हैं लंच करें, देन वी कैन मीट अगेन आफ्टर सम टाइम। सर एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्यूरी थी। हाँ जी पूछें। व्हाट इज द क्वेरी? सर प्रपोजल सबमिशन के लिए अगर 2-3 दिन एक्सटेंड हो जाते जो आप थी। PH1 के स्टूडेंट हैं? जी सर। अच्छा, तो क्या इशू, क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिले किस वजह से है? सर एक्चुअल में मेथडोलॉजी थोड़ी सी वीक इन अ सेंस है कि जो मैंने बेस पेपर लिया है उसकी जो डेटा सेट्स हैं जो उन्होंने एल्गोज यूज़ किए हैं मैं उनको ना ट्राई कर रहा हूँ कि वो डेटा सेट बहुत हैवी है, उसको ट्राई कर रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं रन कर लूँ तो उससे मुझे बेहतर आइडिया हो जाएगा कि इसमें रिसर्च गैप्स मेरे लिए ढूंढना इजी हो जाएगा।
कि क्या मैं इनके अंदर इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकता हूँ या कोई और एल्गोरिदम लगा सकता हूँ। तो वो डाटा सेट टाइम ले रहा था। पॉइंट ये है कि आपने ओवरऑल टाइटल तो डिसाइड कर लिया ना, टाइटल तो आपकी टाइटल तो चेंज शायद नहीं करेंगे आप। सर टाइटल नहीं चेंज करूंगा। चैप्टर 2 ऑलमोस्ट लिटरेचर व्यू तक कंप्लीट है, सिर्फ मेथोडोलॉजी पे थोड़ा काम करने वाले। तो अच्छा, मेथोडोलॉजी में ना आप जनरल वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप स्पेसिफिक नाम इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस तरह की किसी एक प्रॉब्लम का शिकार हैं कि यू आर नॉट कंफर्म कि मैंने क्या एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम ऑफ एल्गोरिथम यू कैन यूज अ कॉमन नेम। यू कैन कॉल इट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विच कुड बी एनी एल्गोरिथम। हम ये भी लिख सकते हैं कि आई विल यूज मॉडर्न डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स। ऐसे ही ऐसे ही आप कोई मोटा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी मैं विजन बेस्ड ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करूंगा, या मैं कोई डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम इस्तेमाल करूंगा। आप ये बिल्कुल इस तरह से नाम इस्तेमाल करके स्पेसिफिक ना हो। और प्रपोजल जनरली स्पेसिफिक होता भी नहीं है, आप राइट सर। स्पेसिफिकेशंस को अवॉइड अवॉइड करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द रिसर्च फेज द थिंग्स मे चेंज एज वेल। इवन आपको आज पता चल भी जाए फिर भी हो सकता है 2 महीने बाद आप कहें नहीं यार ये मेथड से तो एक और मेथड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राइट सर। तो स्पेसिफिक नाम अगर तो आप बहुत श्योर नहीं है, आपका सुपरवाइजर बहुत श्योर नहीं है, तो अवॉइड करने चाहिए। राइट सर, वैसे बेस पेपर में उन्होंने ना बर्थ ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ था। तो मैं ओके। चाह रहा हूँ कि कोई कोई अदर ट्रांसफार्मर यूज करके तो सेम डेटा सेट पे। आप डीप लर्निंग का नाम लें, या आप लिखें जी के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, राइट या आप सर। कहेंगे जी मैं जो हूं ना वो इसका एक अटेंशन नेट्स नाम होता है कि जी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं अटेंशन नेट्स के उनके अंदर से कोई चीज़ इस्तेमाल करके मैं ये काम करूंगा। नाम ना लिखें राइट। स्पेसिफिक। राइट सर, गॉट इट। ठीक है। तो थैंक यू। इट विल कवर योर रिक्वायरमेंट। राइट। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन, एनी अदर थिंग? नो सर। राणा साहब, कोई सवाल आपका? तो सवाल तो नहीं है, लेकिन डिस्कशन है कि ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है ये तो हम नॉर्मल लाइफ में वैसे यूज कर रहे होते हैं, लेकिन बस यहाँ पे नाम थोड़ा सा दे दिए। अगर हम ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में ऐसे देखें। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आप इस तरह यही काम आप कर रहे होते। बट चूंकि फॉर्मल रिसर्च में आप चीज़ों के फिर नाम लिखते हैं ना, मेंशन करते हैं कि मैंने क्या हम्म। किया और क्यों किया, तो इसलिए आपको वो टाइप फिर पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसको इस तरह से आप इस्तेमाल करें और फिर उस पर आप जवाब भी दे सकते हैं कि मैंने ये क्यों किया कैसे किया। खैर चलें, दिस इज समथिंग, अगर नॉलेज में आ गई एक नई चीज़ तो इट वुड ऑलवेज बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। और कोई किसी का सवाल? राना साहब कोई सवाल आपका? ओके चलें, इफ देयर इज नो क्वेश्चन we can have a break, और after the break inshallah we will discuss the content of research proposal। और उस पे हम फिर बात करेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर कर लिया था। नाउ विल मूव ऑन टू द लिटरेचर रिव्यू पार्ट, के लिटरेचर रिव्यू को हम किस तरह से लिख सकते हैं। आई विल शो यू एन एग्जांपल एंड देन विल रिलेट इट कि हाउ टू start converting the things in the research papers in form of something which you can use in your research proposals। इस पे बात करेंगे, और इफ टाइम परमिट्स तो हम फिर इंडिविजुअल सेक्शंस के बारे में कुछ और डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स गेट अ ब्रेक। वी कैन मीट अराउंड 1:50 अगेन, 1:50 पे हम दोबारा गैदर हो जाते हैं।